वेल हेलो यू गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। पीछे खड़ी है मेरी होंडा हाइनेस CB350। तो आज का ये वीडियो है यार, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको होंडा हाइनेस CB350 के रिगार्डिंग जितनी भी क्वेरी मतलब आपको पता चल जाएगा कि बाइक आपको सूट करती है नहीं करती, आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट लास्ट तक जरूर देखना, फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जब मैंने इस बाइक के 6000 किलोमीटर्स पूरे किए थे, और उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया एक एक एस्पेक्ट के बारे में, इंजन परफॉर्मेंस, सीट कंफर्ट, सस्पेंशन सेटअप, सब सारी चीज़ें मैंने बताई। तो वो सारे पॉइंट्स अभी भी वैलिड हैं। और अब इस वीडियो में मैं बात करूंगा बेसिकली जो 6000 से 18000 किलोमीटर तक का जो मेरा सफ़र रहा है और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जिसमें मैंने लद्दाख राइड करी, स्पीति राइड करी, उसके बाद मैंने कश्मीर किया, हिमाचल किया, राजस्थान किया, बहुत सारी राइड्स लगाई मैंने। तो उन 12000 किलोमीटर का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, वो सारी बातें होंगी। तो वो वीडियो अगर आपको देखना हो तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हो, मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। तो चलो यार एक एक करके पॉइंट्स स्टार्ट करते हैं, बाइक का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ें शेयर करूंगा, क्या मेरे को अच्छा लगा पिछले एक साल में, क्या नहीं अच्छा लगा, और खासकर इस बार प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउन साइड्स है। तो अब एक साल से ज़्यादा टाइम हो गया तो मेरे को पता चल गया कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम्स है। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं यार। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मेरे चैनल पे व्यूज़ बहुत ही अच्छे आते हैं, बट अभी भी आप देखोगे कि पिछले एक महीने में अराउंड 70% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस तो देखे। तो आई विल बी रियली ग्रेटफुल इफ़ यू गाइज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी बाइक दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में बाइक कितना चल चुकी है। तो इफ़ यू कैन सी, बाइक का जो ओडोमीटर है ये 18,203 किलोमीटर्स दिखा रहा है। इस बाइक को लिए हुए मेरे को अराउंड 15 मंथ्स हो चुके हैं, 15 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं। जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि 15 महीने पूरे हो चुके हैं। काम क्या क्या मैंने इस बाइक में कराया है तो मैं बता दूं, इस बाइक की मैंने टोटल 4 सर्विसेज करा दी हैं। फर्स्ट 3 सर्विसेज एंड 1 पेड सर्विस, और जो पेड सर्विस थी उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो अगर आप चाहो तो वो दे सकते हो। तो सर्विस में टोटल चेंज क्या हुआ, जो लास्ट 4th सर्विस थी उसमें मेजर चीज़ें चेंज हुई। उसमें मेरा पीछे का चेन स्प्रॉकेट चेंज हो गया, स्पार्क प्लग चेंज हो गया, और ये 2 चीज़ें थी जो मेजर चेंज हुई। उसके बाद जो नॉर्मल सर्विसेज में चेंज होता है, जैसे कि एयर फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, ये सब तो रेगुलर चेंजेस हैं। और जो ब्रेक पैड्स हैं मेरी बाइक के, आगे के 2 बार और पीछे के 3 बार चेंज हो चुके हैं। हालांकि पीछे वाले बिल्कुल अभी नए हैं, 1000 किलोमीटर पहले ही मैंने लगवाए हैं, और 2 बार ये चेंज हुए हैं। तो 18000 किलोमीटर में ये जो मेजर चेंजेस हैं ये मैंने बाइक में कराए हैं। इतना काम हुआ है टोटल। तो यार चूँकि ऑलरेडी 1 साल हो गया है, तो सबसे पहले इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। और बिल्ड क्वालिटी अगर मैं बात करूं तो अपने इस सेगमेंट में, अपने इस क्लास में बेस्ट है, मतलब मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं सबसे बेस्ट है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है, फिट एंड फिनिश टॉप नॉच है, और जो स्विचेस, हर चीज़ की क्वालिटी जो है वो अच्छी दी गई है अपने सेगमेंट के हिसाब से। मतलब छोटी छोटी बातें हैं उसका भी होंडा ने ध्यान रखा है। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल एक चीज़ बताऊं कि आपने कई सारे सुपर बाइक्स की वीडियो देखे होंगे जिसमें उन्होंने देखा होगा आपने कि ये जो हैंडल बार मिरर्स हैं इनके बोल्ट्स ढीले हो जाते हैं, ये इधर उधर घूमने लगते हैं। बट अभी सोचो 18000 किलोमीटर बाइक चल गई है, बट कुछ भी ऐसा मेरे को अभी तक इसमें फेस करने को नहीं मिला है। जैसी आई थी बिल्कुल वैसी ही चल रही है। तो बिल्ड क्वालिटी में मैं बोल सकता हूँ इसका जो क्लोजेस्ट कंपटीशन है आरी है और एचडी जावा है, उन सब से इसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है मेरे हिसाब से, और एक्चुअली में है। तो फुल ऑन मार्क्स फॉर बिल्ड क्वालिटी। अब आते हैं इंजन परफॉर्मेंस में। तो यार इंजन परफॉर्मेंस मैंने पहले भी बताया था, इसका इंजन परफॉर्मेंस जो है काफ़ी स्मूथ है, मतलब लीनियर पावर डिलीवरी है। आपको किसी भी बैंड में ये फील नहीं होगा कि आपको पावर बहुत कम लग रही है, बहुत सडन सर्ज आ रहा है पावर में। ऑप्टिमम लेवल रहता है मेंटेन पावर का। और इसकी जो गियरिंग रेशियो है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, तो उससे हाईवे पे काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है राइड करना। आई मीन अगर आप 80-90 की स्पीड पे क्रूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छा, मतलब स्मूथ क्रूजिंग होती है। इंजन की अगर रिलायबिलिटी की बात करें तो यार 18000 किलोमीटर में इंजन में मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। किसी भी राइड में कहीं भी मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि इंजन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ ओवर हीटिंग हो रही है। गर्मियों में भी चला ली, सर्दियों में भी चला ली, हीटिंग का बिल्कुल भी इशू नहीं है। बाइक बिल्कुल भी ओवर हीट नहीं होती है, कैसे भी टेम्परेचर पर आप इसको चलाओ। तो इंजन के मामले में ये इंजन मतलब अच्छा है, स्मूथ है। अब अगर इसी कैटेगरी में और बाइक्स की बात करूँ मैं, आरी क्लासिक हो गई, एचडी की नई रोडस्टर और स्क्रैम्बलर आई हैं, उनसे अगर कंपेयर करूं तो आरी का जो लोअर इन टॉर्क है वो इससे थोड़ा सा बेटर है। बट अगर आप हाईवे क्रूजेबिलिटी की बात करोगे तो 80-90 की स्पीड में ये सबसे ज़्यादा स्मूथ चलती है। एचडी से मैं कंपेयर कर नहीं सकता इस इंजन को, क्योंकि उसका ऑयल कूल्ड इंजन है, ये दोनों एयर कूल्ड इंजन है, तो उसका पावर यार इससे 1.5 टाइम्स ज़्यादा है। हालांकि
स्मूथनेस के मामले में ये बाइक भी अच्छी है, बट उसका परफॉर्मेंस ऑप्टिमम ज़्यादा है यार, ऑब्वियसली उसका पावर ज़्यादा है। इस सेगमेंट में जो लॉन्ग स्ट्रोक सेगमेंट है, इसमें इसको मेरे को इसका पावर मतलब अच्छा लगा, ना आपको कम लगेगा ना ऐसा बहुत ज़्यादा लगेगा, बट इट्स सफिशिएंट। इंजन से रिलेटेड एक और बात है कि इसमें जो है वाइब्रेशंस बिल्कुल नहीं है। ये मैं सारी बाइक से कंपेयर कर सकता हूँ, बीट रॉयल इनफील्ड, बीट एचडी, सबसे कम वाइब्रेशंस इस बाइक में। आपने और भी वीडियोस में देखा होगा यार, मज़े आते हैं इस बाइक को चलाने में। बिल्कुल भी कहीं भी ना तो फुट पैक्स में, ना ये हैंडल बार्स पे, ना टैंक पे, ना सीट में, कहीं भी कोई भी वाइब्रेशन नहीं फील होता थ्रू आउट द पावर बैंड। आप इसको 80 पे चलाओ या 120 पे चलाओ, किसी भी गियर पे चलाओ, यू वोंट फील एनी वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन के मामले में बहुत ही अच्छा है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप ज़्यादा देर तक आप क्रूजिंग कर सकते हो विदाउट पुटिंग मच एफर्ट्स। तो ये मेरे को अच्छा लगा, और इसी के मतलब यही कारण है कि मैं इसको एक दिन में 700 किलोमीटर तक चला लेता हूँ, क्योंकि वाइब्रेट नहीं करती है। नेक्स्ट अगर बाइक के माइलेज की बात करूँ, बहुत सारे लोग माइलेज के बारे में पूछते हैं, तो यार इसका जो माइलेज है वो मैं आपको बताता हूँ। 30 to 42 ये इसका माइलेज बैंड है। अगर आप इसको सिटी में बहुत रफ़, बहुत तेज़ चलाएंगे, मतलब कम गियर में हाई रेव पे चलाएंगे, तो मेरे हिसाब से ये 30-32 का माइलेज तब भी दे देती है। मैं जिस राइडिंग स्टाइल से चलाता हूँ कंफर्टेबल, तो मेरे को सिटी में 34-35 का माइलेज देती है। अगर आप हाईवे पे इसको 80-90 की स्पीड तक क्रूज करेंगे तो आपको आराम से 40+ माइलेज मिलेगा। मेरे को कई बार मिला है जब मैं 90 की स्पीड तक रिस्ट्रिक्टेड रखता हूँ। अगर आप इसको भगाओगे 100-110 चलाओगे तो ये आपको 36-37 के आसपास तब भी ये माइलेज दे देती है। हाँ, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिटी में ये 40+ माइलेज देगी, तो वो मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा। आपको बहुत ही कंप्रोमाइज़ करके चलाना पड़ेगा, और फिर इस बाइक को यार फिर फन ना कर पाओ तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाइक थोड़ी सी यार गंदी हो रखी, मैंने कल ही धुलाई थी, बट गुड़गांव में ना पिछले 1-2 दिनों से बारिश हो रही, तो फिर चलाई, फिर से गंदी हो गई। तो अब आते हैं यार नेक्स्ट कैटेगरी में, और वो है इसके सस्पेंशन, यानी कि शॉक एब्जॉर्बर्स। आगे जो इसके सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक है, पीछे जो है वो स्प्रिंग वाले सस्पेंशन है जो नॉर्मल आते हैं। पीछे वाले प्रीलोड के लिए एडजस्टेबल हैं, आगे वाले फिक्स्ड हैं, उनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सस्पेंशन सेटअप की मैं बात करूं तो थोड़ा सा हार्ड साइड में, अगर आप सिटी में चलाओगे तो आपको उतना कंफर्टेबल नहीं फील होगा, बट अगर आप हाईवे पे चलाओगे तो लॉन्ग रन के लिए यार ये जो सस्पेंशन है ना, थोड़ा सा फर्म सेटअप, ये अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। मतलब आपको बहुत ज़्यादा अगर सॉफ्ट सस्पेंशन है तो बाउंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप जल्दी थक जाते हो। ये मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी किसी को सॉफ्ट सेटअप ही पसंद होता है, तो उनके हिसाब से उनको थोड़ा सा हार्ड फील होगा। इसके सस्पेंशन को कंपेयर करूँ तो आरी का जो सस्पेंशन है मीटियोर में थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट है, इससे ज़्यादा सॉफ्ट है। क्लासिक नेक्स्ट जेन में भी थोड़ा सा इससे ज़्यादा सॉफ्ट है, बट जो एचडी की बाइक्स हैं स्क्रैम्बलर एंड रोडस्टर, उनका बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे को उतना ही हार्ड लगा, मैंने वो बाइक भी चला के देख ली है। सिटी में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट मेरे हिसाब से हाईवे के हिसाब से परफेक्टली ट्यून्ड है, और इसीलिए मतलब ऐसा बनाया है। तो यार मेजर पॉइंट्स तो सारे हो गए, जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। कुछ छोटी मोटी चीज़ें और डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। जो कंसोल है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन है, छोटा सा ही है, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल साफ दिखती है। कौन से गियर में कितना फ्यूल है, टाइम कितना है, ओडोमीटर कितना है, ट्रिप ए ट्रिप बी, सारी चीज़ें दिखाता है। बैटरी वोल्टेज दिखाता है, एवरेज माइलेज भी दिखाता है, और साथ साथ ये भी दिखाता है डिस्टेंस टू एम्प्टी, कितनी देर बाद बाइक जो है पेट्रोल खत्म हो जाएगा। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आप ऑफ कर सकते हो, ये बटन आपको प्रेस एंड होल्ड करनी है। आप देख सकते हो कि ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो गया, उसके बाद आप थोड़ा सा ऑफ रोड भी कर सकते हो। स्विचेस की जो क्वालिटी यार वो काफ़ी अच्छी है, मतलब 1 साल हो गया मेरे को यूज़ करते करते, बट कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ये DLX Pro मॉडल है। एक जो DLX मॉडल आता है उसमें यार ये वाले स्विच नहीं होते हैं, आपको यहाँ से ही सारा ऑपरेट करना पड़ता है। इसमें आप यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हो। ब्लूटूथ यार ठीक है, बट बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, मेरे को तो काम का नहीं लगा, बट हो सकता है किसी के लिए हो। जो ये रियर व्यू मिरर्स हैं, दीज आर गुड बट नॉट परफेक्ट आई वुड से। इतना जो पोर्शन है इसमें आपका शोल्डर दिखता रहता है, मतलब यू कैन से अराउंड 25 to 30% जो मिरर है उसमें आपका अपना शोल्डर ही दिखता रहता है। तो अगर थोड़ा सा ये बार और लंबा होता है, ये मिरर्स थोड़े बाहर होते, तो दे कुड हैव बीन बेटर, विजिबिलिटी कुड हैव बीन बेटर, बट अभी ठीक ये बहुत ज़्यादा काम के नहीं है। अब अगर इस बाइक की रिलायबिलिटी की बात करें तो यही इस बाइक का सबसे बड़ा USB है, मतलब जो सबसे बड़ा प्रो है वो ये है कि बाइक बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। एक कहावत आपने सुनी होगी, खरीदो और भूल जाओ, वो बिल्कुल इसके लिए एप्लीकेबल है। 18,000 किलोमीटर मैंने बाइक चला दी है, सारे तरह के टेरेन्स में मैंने बाइक चलाई है, ऑफ रोड, हाईवे, पहाड़, आइस, मिट्टी, हर जगह चला ली, बट कभी भी मेरे को किसी भी चीज़ से परेशानी नहीं आई। 1-2 मेजर कॉन्स हैं वो भी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, वो भी अभी रिजॉल्व हो गए हैं। तो रिलायबिलिटी वाइज यार बाइक बहुत ही अच्छी। सोचो 18,000 किलोमीटर में एक सिंगल पंक्चर भी नहीं हुआ बाइक में, तो ये चीज़ होंडा की हमेशा से अच्छी रहती है, और होंडा इन चीज़ों का ध्यान रखता है कि कोई प्रॉब्लम ना है। छोटी कुछ ना तो कुछ लूज़ हुआ, ना कोई क्लच वायर या एक्सीलेटर वायर में कोई प्रॉब्लम आई, ना किसी स्विच में कोई प्रॉब्लम आई, एवरीथिंग इज जस्ट फिट एंड फाइन एंड परफेक्ट। तो ट्यूनिंग और रिलायबिलिटी के मामले में मैं कह सकता हूँ कि ये बाइक अपने सेगमेंट में मतलब वन ऑफ द बेस्ट इन इट्स सेगमेंट, मैं ये बोल सकता हूँ। और ये सभी कोई जानते हैं कि होंडा की बाइक्स की क्वालिटी अच्छी होती है और रिलायबिलिटी बहुत बढ़िया होती है। तो जैसे मैं जॉब में हूँ यार, तो मेरे को ऐसी बाइक चाहिए जो मैं 5 दिन के टूर में जा रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि मेरा 1 दिन ब्रेकडाउन में ही निकल जाए, तो उस चेक्स को ये बिल्कुल फुलफिल करती है।
टेंशन फ्री आप राइड करो। मैंने कभी सोचता नहीं हूँ, अकेले हूँ, 2 लोग हूँ, जहाँ मन होता है वहाँ निकल जाता हूँ। और अब तो मैं बहुत ज़्यादा, पहले मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके जाता था, मतलब टूल्स वूल्स, अब तो मैं वो भी नहीं ले जाता हूँ। तो उस मामले में दिस बाइक इज़ टू गुड। अब एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसके बारे में अगर बात करें तो वो है एक्सेसरीज़ की। इस बाइक में कौन कौन सी एक्सेसरीज़ मिलती हैं, कौन सी कंपनी की तरफ से मिलती हैं, कौन सी आपको बाहर से लेनी पड़ती है। तो यार जब मैंने बाइक ली थी तब तो बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज़ नहीं मिलती थी। इनफैक्ट कंपनी की एक्सेसरी आने में भी 10-15 दिन लग गए थे। जैसे कि ये इंजन क्रैश गार्ड है, नीचे इंजन बैस प्लेट टाइप की है, और वो जो सैडल स्टेज आपको दिख रहे हैं, ये सब काफ़ी टाइम लगा था आने में। और ये टैंक पैड है, ये सब होंडा की जेन्युइन एक्सेसरीज़ हैं। बट अभी यार आफ्टर मार्केट बहुत सारी एक्सेसरीज़ अवेलेबल हैं, मतलब आप जो चाहो बहुत सारे टाइप के क्रैश गार्ड्स अवेलेबल हैं। ये जो मड फ्लैप मैंने लगाया है कार्बन रेसिंग का, आप देख सकते हो बहुत सारे टाइप्स के मड फ्लैप्स भी अभी अवेलेबल हैं। तो ये भी पहले नहीं आता था। मड फ्लैप आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मड फ्लैप नहीं लगाओगे और बारिश में बाइक चलाओगे तो आपका इंजन जो है ये पूरा गंदा कर देगा। क्योंकि इसके जो मड गार्ड का साइज़ यार काफ़ी छोटा है, तो यहाँ से ना टायरों से पूरी कीचड़ उठता है और वो इंजन पे जाता है। तो मड फ्लैप इज ए नेसेसरी एक्सेसरी। अभी होंडा भी देता है ये, तो आप होंडा का लगवाओ, बाहर का लगवाओ। तो ओवरऑल 1-1.5 साल बाद बहुत सारी आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़ मिल रही हैं। बहुत सारी अच्छे नामी कंपनियों ने, जैसे बैंडिडॉस हो गया, बाइक एंड बाइकर हो गया, जाना हो गया, बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं अब जो है इसकी एक्सेसरीज़ बना रहे हैं। लेकिन आरी से अगर आप कंपेयर करोगे तो आरी के आगे कहीं नहीं ठहरती। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। रॉयल एनफील्ड में बहुत सारी एक्सेसरीज़ ऑलरेडी कंपनी देती है। उसके अलावा बहुत सारी एक्सेसरीज़ दुकानों पे मिलती हैं। मतलब आप किसी भी दुकान पे जाओ, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि उसके पास रॉयल एनफील्ड की एक्सेसरी नहीं है। हालांकि जितनी आपको चाहिए वो अब इसकी भी मिलती हैं। इनफैक्ट पैनियर्स भी अभी मिलने लग गए हैं इस बाइक के, कस्टमाइज़ कई शॉप्स बनाने लग गए हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। तो ये तो यार मैंने आपको बाइक की सारी डिटेल्स दे दी, जो बाइक में मतलब बाइक की जो स्पेसिफिकेशंस है मेजर दे दी। प्रैक्टिकल जो पॉइंट्स हैं वो आपको बता दिए। अब मैं अपना राइडिंग एक्सपीरियंस बताता हूँ 1 साल का। लद्दाख यार हम लोग गए, जो प्रॉब्लम्स आई वो मैं बाद में बताऊँगा, पहले एक्सपीरियंस बता देता हूँ ओवरऑल। लद्दाख हम लोग गए, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, टेंशन फ्री। स्पीति किया, उसके बाद हिमाचल, कश्मीर, सारे सीजन्स में, सारे ऑल्टीट्यूड्स में, बट बाइक ने अच्छा परफॉर्म किया ओवरऑल। मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई और 1 साल से चला रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन बिटवीन राइड कोई ब्रेकडाउन आया हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम आई हो जो मतलब जिसके लिए सर्विस सेंटर ले जाना पड़े या किसी मैकेनिक के पास ले जाना पड़े, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मतलब आप कह सकते हो कि भरोसेमंद बाइक है। तो राइड एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा है। जो प्रॉब्लम्स आई वो भी आपको बताऊंगा। तो चलो यार अब प्रॉब्लम्स पे ही बात कर लेते हैं। तारीफ़ तो बहुत कर दी बाइक की, अब आते हैं प्रॉब्लम्स में कि इस बाइक में एक्चुअली में प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है, और एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई वो मेरे को आई लद्दाख राइड में, और वो था हाई ऑल्टीट्यूड इशू। कई लोगों ने ये बोला कि नहीं ये एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है राइडर में कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ हो, बट एक मेरे को ही नहीं, बहुत सारे लोगों को ही प्रॉब्लम आई और एक्चुअल में प्रॉब्लम थी। एट द एंड होंडा ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया और ठीक किया। प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे ही आप 15-16 हज़ार फीट पे जाते थे तो बाइक ना एकदम से पावर जो है बिल्कुल फेड हो जाता था, फेड आउट हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे बाइक में पावर ही नहीं है, आप कितना भी थ्रॉटल दे दो फर्स्ट गियर में बाइक आगे बढ़ती ही नहीं थी। तो वो कुछ ECU मैपिंग का इशू था, फ्यूल एयर रेशियो जो होता है वो सही नहीं था, जिसको स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं इंजीनियरिंग की भाषा में, वो सही नहीं था। अभी हालांकि होंडा ने ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई कर दी है। उन्होंने बोला है ऐसा कि सारे लोगों ने ECU अपडेट करा भी लिया होगा मेरे हिसाब से जिनके पास ये बाइक है। तो और जो नई बाइक्स आ रहे हैं वो ऑलरेडी ECU अपडेटेड है। तो होंडा हैज़ नाउ क्लेम्ड कि उन्होंने ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर दिया है। ECU अपडेट मतलब एक सॉफ्टवेयर है जो अपडेट कर दिया है मैपिंग, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ECU अपडेट के बाद मैं स्पीति गया हूँ, उसके बाद मैं कश्मीर गया हूँ, एंड मैं अराउंड 14,000 फीट तक की हाइट पे गया हूँ। हालांकि 16-17 हज़ार फीट में अभी नहीं गया हूँ, तो 14,000 फीट तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ECU अपडेट होने के बाद एक और मेजर चेंज आया है कि बाइक का जो टॉर्क परफॉर्मेंस है, हेलो पीलू हाँ यहीं सुसु करनी है, नहीं यहाँ मत करो, वीडियो बना लें यार फिर करना, हाँ चलो जाओ चलो इसको यहीं रहने देते हैं, हम लोग बात करते हैं। तो जब से ECU अपडेट हुआ है तब से टॉर्क जो है बाइक का काफ़ी अच्छा हो गया है, मतलब लो इन टॉर्क परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया है। अभी 5th गियर में भी आप इजीली ओवरटेक कर सकते हो। तो हाई ऑल्टीट्यूड प्रॉब्लम एक मेजर इशू इस बाइक में आया था, जिसकी वजह से कई सारे लोगों ने तो बाइक मतलब लेने का प्लान भी कैंसिल कर दिया था। तो वो प्रॉब्लम अभी होंडा क्लेम्स की उसने रिजॉल्व कर दी है। तो मतलब इंजन परफॉर्मेंस वाइज अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इंजन फुली परफॉर्म करता है। तो ये एक प्रॉब्लम थी तो, बट अभी कह नहीं सकते कि ये प्रॉब्लम है। तो मतलब इट वॉज ए प्रॉब्लम बट इट हैज़ बीन रिजॉल्व नाउ। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बाइक के साथ है वो है आफ्टर सेल्स सर्विस। हाँ यार ये एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी, क्योंकि उसके पीछे 2 कारण है। पहला तो होंडा के बिग विंग जो सर्विस सेंटर्स हैं वो ज़्यादा है नहीं। हालांकि पिछले 1 साल में होंडा ने बहुत तेज़ी से मतलब एक्सपैंड किया है, हर शहर में आ गया। इनफैक्ट
मेरे अपने शहर कानपुर में पहले होंडा का बिग विंग ना तो शोरूम था ना सर्विस सेंटर था। अभी कानपुर में भी होंडा का सर्विस सेंटर बिग विंग का और शोरूम दोनों ही आ गया है। बट कहीं ना कहीं मेरे को अभी लगता है कि इसमें और सुधार की गुंजाइश है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, होंडा के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो बहुत ही रीज़नेबली प्राइस्ड हैं। मतलब जो चीज़ जितने प्राइस की होनी चाहिए वो बिल्कुल उतने प्राइस की है। क्योंकि भले ये बाइक बिग विंग से बिकती है बट इसको आप बिग कैटेगरी बाइक में रख नहीं सकते हो। मतलब ये इट्स नॉट 500 सीसी एंड अबव कैटेगरी बाइक, नॉर्मल 350 सीसी बाइक है। हालांकि बिकती है होंडा बिग विंग से, वो अच्छा है, सेल्स में आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। एक प्रॉब्लम ये भी है कि बिग विंग से बिकती है तो यार ज़्यादा बिग विंग आउटलेट्स नहीं है, तो बहुत सारे लोग जो खरीदना चाहते हैं वो खरीद नहीं पाते हैं। वो लोग बोलते हैं यार 200 किलोमीटर दूर सर्विस सेंटर है या सेल्स जो पॉइंट है वो डीलरशिप वहाँ है, तो वो भी एक इशू है। तो मैं बात कर रहा था कि इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो बिल्कुल रीज़नेबली प्राइस्ड हैं। जैसे एयर फिल्टर 112 रुपये का है, स्पार्क प्लग 140 रुपीज़ का है, जो ऑयल फिल्टर्स वगैरह हैं वो 50-60 रुपये के हैं, 50-60 रुपीज़। इंजन ऑयल भी बिल्कुल रीज़नेबली प्राइस्ड है। बट जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सर्विस चार्ज और फिटिंग चार्जेस जो है बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आपको एयर फिल्टर फिट कराना है तो एयर फिल्टर 112 रुपये का, बट उसको फिट करने के लिए 140 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब एयर फिल्टर इज़ ऑफ 112 रुपीज़ बट यू हैव टू पे 140 रुपीज़ टू गेट इट फिटेड। तो फिटिंग चार्जेस कई सारे ज़्यादा, और हर एक पार्ट का ना एक फिटिंग चार्जेस है। जब आप सर्विस कर रहे हो तो एक चंक में आप सर्विस चार्ज ले लो 700, 800, 1000 रुपीज़, बट नहीं, होंडा ना पार्ट वाइज सर्विस चार्ज लेता है और साथ ही साथ उसके बाद एक सर्विस चार्ज भी लेता है। और वो सर्विस चार्ज क्या होता है, इंजन ऑयल चेंज करने का, बाइक की नॉर्मल सर्विस करने का, वो चार्ज अलग है। उसके बाद जो पार्ट्स चेंज होते हैं, जैसे स्पार्क प्लग चेंज हुआ, आपका चेन स्प्रॉकेट चेंज हुआ, तो इस सब का पैसा अलग से लेता है होंडा। तो चेन स्प्रॉकेट को यार नॉर्मल सर्विस कॉस्ट में ही इंक्लूड कर दो। तो ये मेरे को लगता है कि 350 सीसी बाइक के हिसाब से जो सर्विस चार्ज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, मेरे हिसाब से कम होना चाहिए था। क्योंकि कई सारे लोग मतलब नहीं इतना अफोर्ड कर सकते, क्योंकि बाइक तो वो ले लेते हैं, बाइक का प्राइस इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन देखो, बाइक के लिए तो आपको एक बार शोरूम जाना है, आप ले आए, लेकिन सर्विस सेंटर आपको तब तक जाना है जब तक बाइक आप अपने पास रखोगे। तो ये एक मेजर इशू है होंडा को, इस पर थोड़ा काम करना चाहिए। हालांकि कई रॉयल इनफील्ड ओनर्स और जावा ओनर्स ने मेरे को बताया है कि अरे उनका भी चार्ज कोई कम नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा है। बट मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं होंडा रिव्यू कर रहा हूँ। तो इस बाइक के हिसाब से सर्विस चार्ज मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, वो थोड़ा कम होना चाहिए। क्योंकि आप 4 साल, 5 साल, 10 साल बाइक रखते हैं तो आप 10 साल तक सर्विस सेंटर जाते हैं, तो हर बार अगर आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो वो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों ने मेरे को बताई, वो ये बोला कि रस्टिंग की प्रॉब्लम दे आर फेसिंग, या आती है कि नहीं आती। जो खरीदने वाले उन लोगों ने पूछा, तो यार ये प्रॉब्लम मेरे को समझ में नहीं आई। अब मैं आपको अपनी बाइक दिखा देता हूँ, दूसरों का तो मैं नहीं बोल सकता। देखो, ये है इसका मड गार्ड, ये 1.5 साल पुराना है। कहीं आपको रस्ट दिख रही है? इधर से भी आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। मतलब मेरे को तो कहीं भी रस्ट का एक स्पॉट नहीं दिख रहा है। पहले आपको ये दिखा देता हूँ, क्योंकि ये क्रोम पार्ट है ना, इन्हीं में सबसे ज़्यादा रस्टिंग आती है। तो यार मेरे को तो पिछले 18-15 महीनों में कोई भी रस्टिंग इसमें नहीं दिखी। उसके बाद आपको एग्जॉस्ट दिखा देता हूँ, एज गुड एज। ये जो आप देख रहे हो ना, ये कोई रस्टिंग नहीं है, ये देखो छूट जाएगा, ये जस्ट स्क्रैचेस हैं जो गंदी हो गई है बाइक। इसके एग्जॉस्ट में भी मेरे को कहीं कोई रस्टिंग नहीं दिखी फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट। तो रस्टिंग की प्रॉब्लम है यार। और जहाँ भी क्रोम पार्ट्स हैं, मतलब कहाँ है, जैसे ये है, ये क्रोम पार्ट है, तो यहाँ भी मेरे को कोई रस्टिंग नहीं दिख रही है। उसके बाद पीछे भी ये देखो क्रोम बैक फेंडर, रियर फेंडर, ये जो है क्रोम का ही है रियर फेंडर, इसमें भी आप देखोगे कहीं रस्टिंग नहीं है। अब 1-1.5 साल में जो नॉर्मल वियर एंड टियर होता है वो भी उतना नहीं है। जबकि मेरी बाइक तो हर तरह के टेरेन्स पे चली है, बाहर ही खड़ी रहती है मोस्टली, बट ऐसा कोई रस्टिंग का कोई इशू मेरे को लगा नहीं। पता नहीं, बहुत सारे लोगों ने ये कंप्लेन की कि उनकी बाइक में ना रस्टिंग आ रही है। एक और चीज़ उन्होंने बोली कि उनकी जो इंजन है ना, उसका पेंट निकल रहा है। ये बात, ये चीज़ जो आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा, हालांकि इसको दूर से दिखाऊं तो ये बहुत ही माइन्यूट है, बट हाँ ये बात थोड़ी सी सही है कि हल्का सा पेंट इसका जो है निकल रहा है। लेकिन चूँकि ये पार्ट जो है ना बहुत ही ज़्यादा हीट साइकिल्स में रहता है, मतलब आप बहुत जल्दी इंजन गर्म होता है, फिर जब आप खड़ी कर देते हो इंजन ठंडा हो जाता है, तो ये बहुत ही नॉर्मल है। और अगर आप और बाइक्स में भी देखोगे ना, तो कॉन्फिडेंटली आई कैन से कि सारे ब्रांड्स की सारी बाइक्स में ये प्रॉब्लम आती है, जो एयर कूल्ड बाइक्स होती हैं, क्योंकि यही फिन्स हैं, इनसे ही बाइक ठंडी होती है। ये जो फिन्स बाहर की तरफ आप देख रहे हो, ये फिन बोलते हैं इनको, और इनका मतलब ही ये होता है कि ये जो है ना बाइक को ठंडा करती हैं। जब हवा इनसे निकलती है तो ज़्यादा सरफेस एरिया, मतलब ज़्यादा कूलिंग, तो ये प्रॉब्लम आती है। हालांकि इस बाइक में ये है, तो अगर आप इसको प्रॉब्लम समझते हो तो देन इट इज़ ए प्रॉब्लम, बट मेरे को तो नहीं लगता कि कुछ इतना बड़ा इशू है। और दूर से अगर आप बाइक देखोगे तो ये दिखता भी नहीं है, तो मतलब दूर से तो बढ़िया ही दिखता है। तो ये छोटा सा इशू है। उसके अलावा पेंट क्वालिटी, रस्टिंग जैसा कोई और इशू मैंने फेस नहीं किया। एक प्रॉब्लम और भी है, वो प्रॉब्लम है इसकी हेडलाइट।
हेडलाइट यार सिटी में बस काम की है, हाईवे पे ये किसी काम की नहीं है। और आजकल जितनी भी नई बाइक्स आ रही हैं ना, जिनमें ये एलईडी सेटअप है यार, ये एलईडी लिए देखने में तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये काम कुछ नहीं करती है। इससे कहीं बेटर होता है ये हेलोजन। मतलब आई रियली प्रेफर कि अगर कंपनी हेलोजन लाइट्स दे रही है, तो हालांकि अब कंपनी हेलोजन देती नहीं है क्योंकि लुक्स में वो पुरानी लगती हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रोशनी देती हैं। एलईडी कुछ खास काम नहीं करती है, इसीलिए मैंने जो है ऑक्सिलरी लैंप्स लगवा रखे हैं। तो एलईडी इज़ नॉट दैट बेटर इन दिस बाइक। तो ये यार कुछ मेरा अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस था 15 महीने का। तो अभी क्या यार, कंपनी ने नया मॉडल भी निकाल दिया है जो CB350 RS है। उसके बाद कई सारे कलर्स भी नए निकाल दिए हैं, जैसे हाइनस में अभी एनिवर्सरी एडिशंस निकाल दिए, जिसमें ये सब गोल्ड कलर से बैजिंग है। और उसमें ये भी क्या है कि उन्होंने क्रोम पार्ट हटा ही दिया है, जैसे ये जो फेंडर है, फ्रंट फेंडर, इसका क्रोम हटा दिया है, हेडलाइट वाला ये क्रोम हटा दिया है, पीछे का भी शायद ये क्रोम हटा दिया है। तो कंपनी उस पर भी वर्क कर रही है। RS में तो मोस्टली क्रोम बहुत कम कर दिया है, इनफैक्ट कहीं भी क्रोम नहीं दिया है, साइलेंसर में भी क्रोम नहीं है। तो यार होंडा काम कर रही है, तो इट्स ए गुड पैकेज एज ऑफ नाउ। आप ले सकते हो ये बाइक अगर आप कंसीडर कर रहे हो। बाइक की जो राइड क्वालिटी है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। क्लच, ये मैं आपको बताना भूल गया कि क्लच जो है इट्स लाइटेस्ट इन द सेगमेंट। मतलब इससे लाइट क्लच किसी बाइक पे नहीं आता। होंडा का क्लच को कोई बीट नहीं कर सकता, पीरियड। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं डे इन डे आउट जो इसकी राइड को बेटर बनाती हैं मेरे हिसाब से। गियर शिफ्ट्स बहुत स्मूथ हैं, आप आराम से चलाते हो। क्लच जो आपको हैवी ट्रैफिक में बार बार दबाना पड़ता है, तो वो सबसे लाइट पार्ट है, अदरवाइज उंगलियां दर्द होने लगती हैं। जैसे मैंने HD चलाई, इट वाज सो हार्ड क्लच दैट आई कुडंट राइड इट फॉर 200-300 मीटर्स। तो यार ये कुछ मेरा ओनरशिप रिव्यू था पिछले 15 महीने और 18,000 किलोमीटर्स का। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो गई होंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट कोई बात नहीं। मतलब मैंने इसीलिए हर चीज़ बताने की कोशिश करी कि कोई भी आपको डाउट हो तो क्लियर हो जाए। बट स्टिल अभी भी अगर कोई डाउट आपके मन में रहता है तो आप कमेंट करो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ मेरे को इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं उस पर भी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको यार ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ठीक है यार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, एंजॉय।